क्या तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान की कुर्सी खतरे में है? क्या तुर्की में दोबारा तख्ता पलट की कोशिश होने वाली है? ये दो सवाल इन दिनों तुर्की समेत पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस्तांबुल की सड़कों में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो शहर के मेयर एक्रम इमामगुल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इमामगुल अर्दोगान के सबसे बड़े विपक्षियों में से एक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने आप को अर्दोगान के विकल्प के तौर पर पेश किया है। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे थे। 23 मार्च को उनकी पार्टी के अंदरूनी चुनाव होने थे। इसमें 2028 के चुनाव के लिए पार्टी का कैंडिडेट तय होना था। इसमें इमामगुल की जीत लगभग तय थी, पर उससे पहले ही 19 मार्च को अर्दोगान ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। उन पर रिश्वतखोरी और आतंकी संगठन को समर्थन देने का आरोप लगाया। अब वो जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक घरों से निकलकर सड़क पर आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए। Omuz omuza belirlenen alana doğru geçin. लोग अर्दोगान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुलिस लाठी चला रही है, लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अर्दोगान ने इस्तांबुल में 4 दिनों के लिए प्रदर्शन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पुलिस को रबर बुलेट और वाटर कैनन चलानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर भी इमामगुल के समर्थकों ने दर्जनों कैंपेन चलाए हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इमामगुल की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे में लगभग 1 करोड़ 90 लाख पोस्ट शेयर की जा चुकी हैं। पुलिस सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है, इज दिस द एंड ऑफ अर्दोगान? आज के शो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इमामगुल कौन है, उनकी कहानी क्या है, अर्दोगान ने उन्हें गिरफ्तार क्यों करवाया और ये दाव अर्दोगान को कितना महंगा पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तुर्की वेस्ट एशिया में बसा है। इसका एक छोटा सा हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। ये 2 तरफ से समंदर से घिरा है। उत्तर की तरफ ब्लैक सी, दक्षिण में भूमध्य सागर है। जमीनी सीमा 8 देशों से लगती है: इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया। आबादी 8 करोड़ 62 लाख है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ध्यान दीजिए, अंकारा राजधानी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस्तांबुल को राजधानी समझ लेते हैं। यह राजधानी नहीं है, लेकिन तुर्की का तारीखी शहर है। कुस्तुनतुनिया और कॉन्स्टेंटिनोपल इस शहर के पुराने नाम हैं। ऑटोमन और रोमन की राजधानी रह चुका है ये शहर, और अभी इसी शहर में अर्दोगान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बहरहाल, तुर्की के इतिहास की बात करें तो मुसलमानों की आखिरी खिलाफत यहीं रही है, ऑटोमन एम्पायर के रूप में। फिर पहले विश्व युद्ध में यह खिलाफत खत्म हुई। 1923 में आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई। अतातुर्क पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने तुर्की को सेक्युलर घोषित किया, आधुनिकता को बढ़ावा दिया। वो ताउम्र राष्ट्रपति रहे और आधुनिक तुर्की के सबसे महान नेताओं में गिने गए। 1938 में उनकी मौत हो गई। 1996 में वेलफेयर पार्टी की सरकार बनी। 1922 के बाद ये मुल्क की पहली प्रो मुस्लिम सरकार थी। वे इस्लाम को राजकीय धर्म बनाना चाहते थे। 1980 के दशक में अर्दोगान ने ये पार्टी ज्वाइन की। 5-6 साल तक एक आम कारकुन की हैसियत से ज़मीन पर खूब काम किया। फिर आया साल 1994। इस्तांबुल शहर के मेयर के लिए चुनाव हुए। वेलफेयर पार्टी ने अर्दोगान को टिकट दिया। वो चुनाव जीते और 29 मार्च को शहर के मेयर बन गए। उनके मेयर बनने के 3 साल बाद तुर्की में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अर्दोगान की शख्सियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिसंबर 1997 की एक सभा में अर्दोगान ने राष्ट्रवादी कवि जिया गुल्ब की कविता पढ़ी। जिया पैन इस्लामिज्म के विचार में मानने वाले कवि थे, यानी वो दुनिया भर में इस्लाम के वर्चस्व की बात करते थे। अर्दोगान ने उनकी जो कविता पढ़ी उसके बोल कुछ यूं थे: मस्जिद हमारी बैरक हैं, गुंबद हमारे हेलमेट, मीनारें हमारा भाला हैं और मजहब में यकीन रखने वाले लोग हमारे फौजी।
ये पढ़ने के बाद उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। जेल भेज दिया गया। उन्हें मेयर का पद छोड़ना पड़ा। जेल से बाहर आए तो वेलफेयर पार्टी बंद हो चुकी थी। तब वर्च्यू पार्टी ज्वाइन की। कुछ समय बाद ये भी बैन हो गई। फिर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एके पार्टी बनाई। 2002 में एके पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया। 14 मई 2003 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगले 2 चुनाव और जीते। फिर आया 2014 का साल। वो पीएम के तौर पर चौथा टर्म नहीं ले सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया। जीत भी गए। जुलाई 2016 में अर्दोआन छुट्टियां मनाने गए। पीठ पीछे सेना के एक धड़े ने तख्तापलट की साजिश रची। आनन फानन में देश को संबोधित किया। लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए कहा। जनता उतरी। तख्तापलट नाकाम रहा। अर्दोआन निरंकुश हो गए और उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया। राष्ट्रपति को सरकार और राष्ट्र दोनों का मुखिया बना दिया। 2018 में नई व्यवस्था में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें अर्दोआन ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें केमाल कोर्डोग्लू से टक्कर मिली। केमाल को तुर्की के गांधी के नाम से जानते हैं। वो महंगाई कम करने, शरणार्थियों को वापस भेजने, लोकतंत्र की तरफ लौटने जैसे वादों के साथ पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने 6 पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया था। गठबंधन के नेता के तौर पर उनकी जीत तय मानी जा रही थी। मगर दूसरे राउंड की वोटिंग में अर्दोआन ने केमाल को आसानी से हरा दिया। अर्दोआन लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन तुर्की की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मार्च 2024 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जानकार कहते हैं कि वो अपनी बात से पलट सकते हैं। अगला चुनाव 2028 में है। अगर अर्दोआन को ये चुनाव लड़ना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि वो फिर तुर्की के संविधान में बदलाव करें, लेकिन इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी लेनी होगी। जानकार इसके चांस कम बताते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अर्दोआन 2028 से पहले ही चुनाव का ऐलान कर दें। इससे उनका दूसरा टर्म पूरा भी नहीं हो पाएगा और वो चुनाव के लिए खड़े हो सकेंगे। पर इन सबसे पहले ही वो घरेलू मोर्चे पर कमज़ोर साबित होते दिख रहे हैं। महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है। 2022 में तुर्की में महंगाई दर 70% के पार पहुंच गई थी। 2023 में कम होकर यह 53% पर आई, लेकिन 2025 में भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। यह महंगाई दर अभी भी लगभग 40% के आसपास है। इसी के दम पर इस्तांबुल के मेयर इमाम गुल उन्हें चुनौती दे रहे थे। उनकी पार्टी 23 मार्च को आधिकारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का कैंडिडेट बनाने वाली थी, लेकिन अब वो जेल में है। इमाम गुल तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP से आते हैं। CHP तुर्की के फाउंडर माने जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी है। 1990 के बाद से इस पार्टी का वोटर बेस बहुत छोटा हो गया था, लेकिन इमाम गुल की अगुवाई में CHP ने अपनी पहुंच समाज के अलग अलग तबकों तक बढ़ा ली है। इमाम गुल की पैदाइश हुई 1971 में ब्लैक सी के किनारे बसे ट्रैब्जो नाम के शहर में। दिलचस्प ये है कि अर्दोआन के रूट्स भी यहीं से जुड़ते हैं। इमाम गुल का बचपन धार्मिक तौर पर रूढ़िवादी माने जाने वाले इलाकों में बीता। इमाम गुल महज 4 साल की उम्र में कुरान सीखने जाते, अरबी भी सीख ली थी। उस इलाके के लोग भी दक्षिणपंथी पार्टियों को समर्थन दिया करते थे। AKP भी उनमें से एक थी। हालांकि बाद में इमाम गुल ने धर्मनिरपेक्षता की राह अपना ली थी। इमाम गुल जीवन की शुरुआती दौर में राजनीति से दूर रहे। पहले उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम किया। इसके बाद 43 की उम्र में राजनीति का रुख किया। 2008 में उन्होंने CHP ज्वाइन कर ली। 2017 में पहली बार मेयर का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2019 में ये इस्तांबुल के मेयर बने। ये चुनाव उन्हें 2 बार लड़ना पड़ा क्योंकि अर्दोआन ने उन पर धांधली का आरोप लगा दिया था। तब से ही दोनों की दुश्मनी चल रही है। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो इमाम गुल ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की। तुर्की में इस्तांबुल को जीतना एक सिंबल की तरह देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तुर्की की 1/5 पॉपुलेशन यहीं रहती है। यहाँ के मेयर का ऑफिस ऐतिहासिक तौर पर शगुन से भरा रहा है। मेयर बनने के बाद इमाम गुल और अर्दोआन सरकार में खींचतान चलती रही। अर्दोआन सरकार ने मेयर के कुछ अधिकार भी छीने, लेकिन राजनीतिक तौर पर इमाम गुल 20 साबित हो रहे थे। ख्याति बढ़ी तो लोग उनमें अगले राष्ट्रपति की छवि देखने लगे। अर्दोआन की पार्टी के लिए ये खतरा था। कहा जा रहा है इसीलिए अर्दोआन ने उन्हें जेल में डलवाया है। इमाम गुल पर 2 गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला, उन्होंने फर्जी तरीके से इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। कुछ दिन पहले उनकी डिग्री खारिज कर दी गई थी। ये डिग्री राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए एक ज़रूरी शर्त थी। दूसरा, उन पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK का समर्थन करने के भी आरोप हैं।
पीकेके को तुर्की में आतंकी संगठन माना जाता है। कुछ दिन पहले इसके सबसे बड़े नेता ने जेल से हथियार डालने की बात कही थी। इस संगठन के बारे में हम दुनियादारी के एक एपिसोड में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने विषय के जानकार से पूछा, अर्दोगान ने इमामोग्लू की गिरफ्तारी क्यों करवाई? सिंपल सी बात है, इमामोग्लू बहुत पॉपुलर हैं इस्तांबुल में। इस्तांबुल के मेयर हैं इमामोग्लू और दो तीन दफा जीत चुके हैं और अर्दोगान को उनसे खतरा है क्योंकि वो ऑपोजिशन के कंबाइंड कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाने वाले थे, घोषित किए जाने वाले थे कुछ दिनों में ही। तो इसको रोकना चाह रहे थे अर्दोगान और इसलिए उन्होंने उनकी गिरफ्तारी करवाई है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि खुद अर्दोगान के खिलाफ इस तरह की हरकतें होती थी जब अर्दोगान ऑपोजिशन में थे, उनको बनने नहीं दिया गया था प्राइम मिनिस्टर जीतने के बाद भी। इसीलिए वो कुछ दिन तक बाहर रहे सरकार के और फिर आए क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि ये इस्लामिस्ट हैं और उस वक्त मिलिट्री का कंट्रोल काफी था सरकार के ऊपर, तो वो उनको आउटलॉ किए हुए थी। ये मैं आपको बताऊं 2002-03 की बात। अर्दोगान ने पिछले साल मार्च में 2028 वाला चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया था। फिर उन्हें इमामोग्लू के सामने कोई संशय अगर हो सकता है, आखिर क्यों? बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसका रीजन ये है कि वो जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं क्योंकि अगर इलेक्शन जल्दी हो गया तो वो ये क्लेम करेंगे कि मेरी टर्म पूरी नहीं हुई तो मुझे फिर से खड़े होने का मौका मिले और वो इमामोग्लू को खतरा समझते हैं इस आने वाले इलेक्शन में जो 2028 में होना था, बट हो सकता है वो जल्दी करा दें, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और कैंडिडेट उनके सामने खड़ा हो। पिछले 2 दिनों से हजारों लोग इस्तांबुल की सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्दोगान ने प्रदर्शन पर 4 दिन का प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन प्रदर्शन और बढ़ रहे हैं। क्या ये प्रदर्शन अर्दोगान के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या इससे उनकी कुर्सी भी जा सकती है? बहुत अफसोस की बात है क्योंकि अर्दोगान के खिलाफ एक कू हुआ था, तो अर्दोगान को ये इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए किसी और के खिलाफ क्योंकि वो खुद इसके शिकार रह चुके हैं। 2015 में भी और जैसे मैंने बताया 2002 में भी उनको ब्लॉक किया गया था कई दफा। तो ये प्रदर्शन तो आपको पता ही है कि आप अगर दबाने की कोशिश करें चिंगारी को तो आग और भड़कती है और लग ये रहा है कि ये आसानी से तो नहीं जाएंगे। अब सरकार गिरेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। देखिए क्योंकि इलेक्टेड सरकार है और अभी टर्म में अभी 3 साल और बाकी हैं सरकार के, तो लीगली देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है सरकार को रिजाइन करने की। आप अनलेस ये बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो कह नहीं सकते क्योंकि आप देखिए इसराइल में तो रोज ही प्रोटेस्ट चल रही है 2 साल से, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक नेतन्याहू है पावर में। तो अगर लीगली इलेक्टेड सरकार है जिसकी टर्म बाकी है तो डेमोक्रेसी में उसको हटाना आसान नहीं है। बट अभी उसके ऊपर है कितने लोग आ जाएंगे सड़क पे और अगर कोई हादसा हो गया कि कुछ लोग मारे गए या कुछ हुआ तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहले सुर्खी मिडिल ईस्ट से है। यहाँ की धरती एक बार फिर से आग और बारूद से घिर गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पॉइंट्स में देखिए। पहला, 21 मार्च को हमास ने इजराइल पर 3 रॉकेट्स दागे। इस दौरान सायरन की आवाज सुनाई दी, लोग भागते हुए नजर आए। इजराइल की तरफ से सीज फायर भंग होने के बाद यह हमास का पहला हमला था। 18 मार्च को इजराइल ने गजा पर हवाई हमले शुरू किए थे। इस दिन 2 महीने पहले जनवरी में हुआ सीज फायर टूट गया था। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले ही दिन 404 लोग मारे गए और 562 घायल हो गए। अगले 3 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर करीबन 6000 तक पहुंच चुका है। 19 मार्च को इजराइल आगे बढ़ा। उसने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, जमीन पर टैंक उतार दिए। इजराइल का दावा है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन हमलों में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि 200 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। दूसरा पॉइंट, लड़ाई सिर्फ गजा और इजराइल तक सीमित नहीं है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। तीसरा पॉइंट, अमेरिका यमन में हूती ठिकानों पर हमले रोक नहीं रहा है। लगातार 6 रातों से वो ऐसा कर रहा है। माना जाता है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती सभी को ईरान का समर्थन हासिल है, लेकिन ईरान लगातार इन दावों को खारिज करता आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का कहना है कि ये सभी संगठन जो भी कर रहे हैं उसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। 21 मार्च को खामेनेई ने अमेरिका को धमकी भी दी है। कहा है, अगर अमेरिका ने हमसे उलझने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा।
इन दिनों ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। अगर इजरायल या अमेरिका ने ईरान के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया तो ईरान के लिए चुप बैठना मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच इजरायल में आंतरिक मामलों को लेकर भी गहमा गहमी शुरू हो गई है। हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू ने शिन बेट प्रमुख रोनेन बार को पद से हटा दिया था। शिन बेट इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। नेतन्याहू का तर्क था कि शिन बेट चीफ ने उनका विश्वास खो दिया है। विपक्ष ने नेतन्याहू के इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लोग नेतन्याहू के इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके अलावा वो सीज फायर को फिर से लागू करवाना चाहते हैं। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा है और अफगानिस्तान से एक लंबी सीमा साझा करता है। 21 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने यहां 10 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के कैप्टन हसनैन अख्तर की भी जान गई। 3 अन्य सैनिक भी घायल हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आतंकवादी कौन से संगठन से जुड़े थे। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले में खैबर पख्तूनख्वा एक संवेदनशील जगह है। हमलों में ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बलूचिस्तान है। अगली सुर्खी अफ्रीकी देश सूडान से। यहाँ 2 साल से चल रही लड़ाई में 21 मार्च को एक टर्निंग पॉइंट आया। सूडान टीवी और सेना के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यहाँ की सेना ने राजधानी खार्तूम में बने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा ले लिया है। सेना ने भवन के पूर्वी हिस्से से हमला किया और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस माने आरएसएफ को वहां से भगा दिया। आरएसएफ अप्रैल 2023 से इस इमारत पर कब्जा जमाए हुए थी। अब खार्तूम से आरएसएफ पूरी तरह से बाहर हो गई है, पर देश के बाकी हिस्सों में लड़ाई अभी भी जारी है। ये लड़ाई कब और कहां से शुरू हुई थी, संक्षेप में बता देते हैं। साल था 2023, अप्रैल का महीना, राजधानी खार्तूम। सूडानी सेना के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान हैं और आरएसएफ का मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो आपस में लड़ पड़े। दरअसल 2021 में सूडानी सेना और आरएसएफ ने साथ मिलकर देश में तख्ता पलट किया था। बाद में आर्मी और लोकतंत्र के समर्थकों ने आरएसएफ को आर्मी में मिलाने की मांग की, लेकिन दगालो राजी नहीं हुए। उनके मुताबिक ये उनकी ताकत कम कर देगा और अगर उनकी सेना आर्मी में मिल भी जाती है तो कमांडर इन चीफ कौन बनेगा। इसी सवाल पर दोनों लड़ पड़े। आरएसएफ ने तेजी से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2025 में सेना ने मुख्यालय को आज़ाद कराया और फिर मार्च में राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी और 21 मार्च की सुबह बड़ा हमला किया और फिर जो हुआ वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी की। आईओसी को बने 131 साल हो चुके हैं। 9 प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। इन सभी अध्यक्षों में 2 बातें कॉमन हैं। सभी पुरुष हैं और यूरोप या बाकी किसी पश्चिमी देश से आते हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में बड़ा और अहम बदलाव हुआ है। 20 मार्च को आईओसी को उसकी पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष मिल गई है। नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। उम्र 41 साल। अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे की सबसे सफल तैराक रह चुकी हैं। फिलहाल जिम्बाब्वे की सरकार में खेल मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। क्रिस्टी ने 7 उम्मीदवारों के बीच पहले ही राउंड में 97 में से 49 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के सेबेस्टियन कोए हार गए, उन्हें सिर्फ 8 वोट मिले। क्रिस्टी की जीत ने महिलाओं के लिए बनाई गई ग्लास सीलिंग को तोड़ा है। ये जीत केवल क्रिस्टी की नहीं है बल्कि हर उस शख्स की है जिसने पुरुष और महिला के बीच समानता के लिए कदम उठाए हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।